हेलो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम अनुनाद पढ़ रहे थे और हमने अनुनाद के 3 केस पढ़ लिए थे जिसमें हमने कैसे इलेक्ट्रॉनों को चलाना है वो सीख लिया था अनुनाद के अंदर। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग जो है केस नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं बेटा। केस नंबर 4 लिखेंगे हम लोग टाइम बिना वेस्ट करे हुए। केस नंबर 4 क्या है बेटा? द्विबंध मुक्त मूलक संयुग्मन। द्विबंध मुक्त मूलक संयुग्मन। देखो यार, हमने केस नंबर 1 पढ़ा था जिसमें हमने कार्ब धनायन के साथ पाइबंध का संयुग्मन देखा था। यहाँ पे बेटा मुक्त मूलक के साथ संयुग्मन है और मैंने आपको बोला था कि मुक्त मूलक और धनायन एक जैसा व्यवहार करते हैं क्योंकि दोनों का अष्टक कैसा होता है बेटा? अपूर्ण होता है। दोनों कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बात समझ में आती है? बस इतना सा अंतर है कि जब कार्ब धनायन लिखता था तो वहां पे रिक्त कक्षक आता था और यहाँ पे कार्बन मुक्त मूलक लिखा है तो यहाँ पे जो पी कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। बात समझ में आई? ठीक है, वहां पे अपन ने समांश और विषमांश विखंडन की बात करी थी जब मैंने आपको मध्यवर्ती लिखना सिखाया था कि कार्ब धनायन में क्या होता था बेटा? विषमांश विखंडन, और मुक्त मूलक के लिए क्या होता था? समांश विखंडन। और मुक्त मूलक के लिए बेटा हम लोग कौन सा एरो, कौन सा तीरक इस्तेमाल करते थे? फिश हुक तीरक इस्तेमाल करते थे। जबकि कार्ब धनायन के लिए हमने कौन सा तीरक इस्तेमाल किया था? एक सिर वाला मुड़ा हुआ तीरक। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे बस एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इस मुक्त मूलक को, तो हम इस तरह से तीर बनाएंगे। ठीक है, और अगली अनुनाद संरचना लिख देंगे। तो अगली अनुनाद संरचना बेटा हमारे लिए क्या हो जाएगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मुक्त मूलक आ जाएगा क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने इसी कार्बन को दे दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ने मिलकर बंध बना लिया। ये रहा वो बंध। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, उसको क्या बोल दिया मैंने? कार्बन मुक्त मूलक बोल दिया। जहां पर पहले याद है मैं पाई इलेक्ट्रॉन को उठा रहा था, एक सिर वाला मुड़ा हुआ तीरक चला रहा था, उठा के इस तरफ ले जा रहा था। अब की बार मैंने ये फिश हुक तीरक चला दिया। बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सब चीजें सेम है। वही सारी बातें हैं कि एक ही दिशा में चलना है, तब तक बनाते जाना जब तक समान अनुनाद संरचना ना आ जाए। ठीक है, एक ही दिशा में आपको चलना है, वही सारी बातें। अगर इसमें एक मुक्त मूलक आ रहा है तो हर अनुनाद संरचना में एक ही मुक्त मूलक आएगा। अगर मैं बात करूं बेटा इसके अनुनाद संकर की तो बहुत आसान है। दोनों के योगदान से अनुनाद संकर बनेगा और दोनों के योगदान से जो अनुनाद संकर बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? यहां पर देखो आप लोग, यहाँ पे आंशिक पाइबंध, यहाँ पर भी आंशिक पाइबंध। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा मुक्त मूलक आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा मुक्त मूलक आ जाएगा। क्योंकि जब मैंने इसका योगदान इसमें देखा और इसका योगदान इसमें देखा तो दोनों के योगदान से मुझे अनुनाद संकर बनाना बेटा। तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे बीच का, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई, यहाँ पर बीच का। कभी यहाँ मुक्त मूलक है, कभी यहाँ मुक्त मूलक है। एक ही मुक्त मूलक दोनों लोगों पे बटा है और यहाँ पे क्योंकि दोनों समान संरचना है बेटा, तो दोनों समान संरचना है तो हम चाहे डेल्टा मुक्त मूलक लिखें चाहे हाफ मुक्त मूलक लिखें, दोनों सही है। सिंपल है, एक ही दिशा में चलना है। एक एग्जाम्पल और समझेंगे, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल मैं और बता रहा हूं फिर आपको करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मुक्त मूलक लिखा तो सबसे पहले बेटा मैं इसको तोड़ूंगा इस तरह से, एक ही दिशा में चलूंगा। बात ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर मुक्त मूलक आ जाएगा, यहाँ पे पाइबंध आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी दिशा में वापस जाऊंगा तो ये की संरचना बनेगी, मुझे वो नहीं बनानी, मेरे को एक ही दिशा में चलना है। तो अब की बार मैं क्या करूंगा? इसको तोड़ूंगा। जब तक मुझे संयुग्मन मिलता जा रहा है तब तक मैं अनुनाद संरचना बनाता चला जाऊंगा। तो अगली अनुनाद संरचना बेटा क्या आएगी? इस वाले पाइबंध को तो मैंने छेड़ा ही नहीं, इस वाले को छेड़ा है तो यहाँ पे पाइबंध, यहाँ पे मुक्त मूलक। अब आगे मेरे लिए कोई संभावना नहीं है संयुग्मन की, इसलिए कोई अनुनाद संरचना नहीं बनेगी। अब इन तीनों के योगदान से मुझे क्या बनाना बेटा? अनुनाद संकर। तो अनुनाद संकर क्या होगा? डेल्टा मुक्त मूलक यहाँ पे, डेल्टा मुक्त मूलक यहाँ पे और डेल्टा मुक्त मूलक यहाँ पे। ये इसका अनुनाद संकर हो जाएगा तीनों के योगदान से। सिंपल है। बस जहां मैं पहले एक सिर वाला मुड़ा हुआ तीरक यूज कर रहा था, अब की बार मैं फिश हुक तीरक इस्तेमाल कर रहा हूं। बाकी कोई चेंज नहीं है, जैसा कार्ब धनायन में था वैसा का वैसा ही है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। मैंने तो आपको प्रेरणिक प्रभाव में भी बोला था कि कार्ब धनायन और मुक्त मूलक के लिए समान होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी अनुनाद में भी मुक्त मूलक और कार्ब धनायन के लिए समान ही होगा अनुनाद चलाना, बस तीर का फर्क है।
ठीक है, आओ थोड़े और एग्जाम्पल करेंगे जो आप लोग करोगे। अगला एग्जाम्पल आप लोगों को करना है बेटा, वही फेमस एग्जाम्पल्स हैं। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान आपको अनुनाद लगेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये तीसरा एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करें और एक एग्जाम्पल ये कर लें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2 एग्जाम्पल आप फटाफट से ट्राई करें और लिख के बताएं। चलिए, हाँ भाई, तो ये 2 एग्जाम्पल आपने ट्राई किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, तीसरे और चौथे एग्जाम्पल को देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से आपने अनुनाद संरचना बनाई होगी और वही कॉमन एग्जाम्पल चल रहे बेटा, कोई चेंज नहीं है ज्यादा एग्जाम्पल्स में। तो तीसरे नंबर का एग्जाम्पल जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपने 5 अनुनाद संरचना बनाई होगी। सबसे पहले आपने इस बंद को इस तरह से तोड़ा होगा, तो अगली अनुनाद संरचना जो बन रही होगी बेटा, आपने इन दोनों को तो छेड़ा ही नहीं होगा, यहाँ पे पाइबंद आ जाएगा, यहाँ पे मुक्त मूलक। भाई जिसको छेड़ रहे केवल उसके साथ चीजें चेंज करनी है, बाकी को वैसा का वैसा लिख दो ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। फिर इसको देखा होगा आपने, क्योंकि एक ही दिशा में चलना है, तो यहाँ पे इन दोनों को तो छेड़ा ही नहीं है, यहाँ पे इसको छेड़ा है। फिर इसको किया होगा आपने बेटा, तो अगली अनुनाद संरचना क्या आएगी, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे मुक्त मूलक और यहाँ पे पाई। फिर अगली अनुनाद संरचना क्या आएगी बेटा, अगली अनुनाद संरचना आएगी आपकी ये वाली। फिर वापस से वही बात है, सर ये दोनों तो सेम ही लग रही है, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन देखो, अंदर के इलेक्ट्रॉन घूम चुके हैं। जब मैं इसका अनुनाद संकर बनाऊंगा बेटा, तो इसका अनुनाद संकर कैसा दिखेगा, सभी जगह पर पाइबंद के चरित्र आ रहे हैं, पाइबंद के गुण आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सभी जगह पे आंशिक पाइबंद चरित्र बना लिए। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा डॉट आएगा, और कहाँ पे आता था, बेंजाइलिक स्थिति की वजह से ऑर्थो पे और पैरा पे। वही घिसा पिटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, सेम है, आसान है। नेक्स्ट वाला सवाल क्या है, 4th नंबर का सवाल है। तो चौथे नंबर का सवाल यहाँ पे देखेंगे बेटा अपन। 4th नंबर का सवाल बेटा ये है, यहाँ पे मुक्त मूलक है, तो सबसे पहले बेटा आपने इसको इस तरह से समांश विखंडन किया होगा। फिर अगली अनुनाद संरचना बनाई होगी, तो आपने यहाँ पाई बोन और यहाँ पे मुक्त मूलक बना लिया होगा। फिर आपने इसका समांश विखंडन किया होगा। फिर आपने अगली अनुनाद संरचना बनाई होगी, तो आपने क्या किया होगा बेटा, यहाँ पे पाइबंद, यहाँ पे मुक्त मूलक बनाया होगा। फिर आप करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो बेटा वापस से यही आ जाएगा, देखो आप, क्योंकि हम समान दिशा में चल रहे हैं, हमने दिशा चेंज नहीं करी। तो यहाँ पे जो अनुनाद संकर आएगा बेटा, वो अनुनाद संकर कैसा आएगा, सभी जगह पर आंशिक पाइबंद चरित्र आ रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा डॉट लिख सकता हूँ, यहाँ पे डेल्टा डॉट लिख सकता हूँ, यहाँ पे डेल्टा डॉट लिख सकता हूँ, या ऐसे लिख के डॉट लिख सकता हूँ अंदर की तरफ, या 1/3 डॉट, 1/3 डॉट और 1/3 डॉट भी लिख सकता हूँ। तीनों सही है, ठीक है, तीनों में वही चीज आ रही है। वही धनायन वाले केस में भी लिया था, ऋणायन वाले केस में भी लिया था, और मुक्त मूलक वाले में भी वही उदाहरण ले लिया। अगला केस क्या है बेटा, अगला केस देखते हैं, केस नंबर 5। मैंने आपको बोला था 6 केस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो केस नंबर 5 देखते हैं, केस नंबर 5 क्या कह रहा है। केस नंबर 5 है अपना बेटा डी कक्षक अनुनाद, डी कक्षक अनुनाद, ठीक है। इंग्लिश में इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। डी कक्षक अनुनाद में क्या है बेटा, ऋणायन और लोन पेयर, नेगेटिव आवेश या लोन पेयर रिक्त डी कक्षक के साथ संयुग्मन में होगा। ठीक है, अब देखते हैं रिक्त डी कक्षक क्या है बेटा। रिक्त डी कक्षक बताओ, डी कक्षक किस में मौजूद होंगे, डी ब्लॉक वालों में, ठीक है, डी ब्लॉक वालों में होंगे, पी ब्लॉक में भी होंगे, मतलब तीसरे पीरियड के बाद जितने भी होते हैं उनमें सब में डी कक्षक मौजूद होते हैं। तो हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने लिखा CH2 - SH, और आप ये बताओ मुझे सल्फर के पास रिक्त डी कक्षक होते कि नहीं होते। सल्फर के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। मैं डी कक्षक को कुछ इस तरह से बना रहा हूँ बेटा,
इस तरह से उसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विस्तृत पड़े होते हैं, ठीक है ना। इस तरह की शेप बना दी मैंने, ये रिक्त डी कक्षक को बनाने के लिए किया है मैंने। अब ये ऋणायन है सिग्मा और रिक्त डी कक्षक है, तो ऋणायन उच्च घनत्व से न्यूनतम घनत्व की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उच्च घनत्व क्या है, ऋणायन। और मैंने आपको केस नंबर 2 में बनाया था, जब भी ऋणायन चलता है, ऋणायन या लोन पेयर किस में बदलता है, पाइबंद में, और पाइबंद किस में बदलता है, ऋणायन या लोन पेयर में। तो ऋणायन यहाँ पे किस में बदलेगा बेटा, पाइबंद में। तो अगली अनुनाद संरचना क्या होगी, अगली अनुनाद संरचना होगी बेटा ये। अब देखो जो आवेश वाला था वो कैसा हो जाएगा, उदासीन, और जो उदासीन था वो कैसा हो जाएगा बेटा, आवेश वाला। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे नेगेटिव ऋणायन चार्ज था, ऋणायन आवेश था, तो अब क्या हो गया, 0। इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, लेने पर कौन सा आवेश आता है बेटा, ऋणायन आवेश आता है, तो यहाँ पे ऋणायन आवेश आ गया। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आवेश देखूं तो यहाँ पे ऋणायन था, ओवरऑल यहाँ पे आवेश देखूं तो ऋणायन, यहाँ पे आवेश क्या है, ऋणायन है। मतलब आवेश कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। अनुनाद में मैंने आपको बताया था आवेश कैसा रहता है, संरक्षित। अगर मैं इसके अनुनाद संकर की बात करूं तो अनुनाद संकर कैसा होगा, आंशिक पाइबंद चरित्र होंगे और डेल्टा माइनस, ये इसका अनुनाद संकर होगा। बाकी ये सवाल आपको करना है बेटा, रिक्त डी कक्षक जिनमें होगा उसी में अनुनाद संभव होगा, जहां रिक्त डी कक्षक नहीं होगा वहां अनुनाद संभव नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। अगर आपके पास जगह ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो आप कहाँ रखोगे, बात समझ रहे हो। ट्राई करो आप लोग, सिंपल सवाल है। इधर लिख देते हैं 4th। Cl वाला तो लिख दिया, फ्लोरीन लिख देता बेटा। ये 5 सवाल है बेटा, 5 सवाल है, फटाफट पोज करके ट्राई करें। मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये दूसरा और तीसरा ट्राई कर लिया होगा, पोज करके ट्राई करना था, ठीक है। जब मैं इसकी अगली अनुनाद संरचना बनाऊंगा बेटा तो ये ऋणायन है, यहाँ पे रिक्त डी कक्षक है, क्योंकि फास्फोरस में रिक्त डी कक्षक होता है, ठीक है। तो ऋणायन यहाँ पर पाइबंद बनाएगा। अगली अनुनाद संरचना क्या आएगी बेटा, CH2 डबल बॉन्ड PH2, यहाँ पर ऋणायन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब मैं इसका अनुनाद संकर बनाऊंगा बेटा तो अनुनाद संकर क्या बनेगा, अनुनाद संकर बनेगा आपका यहाँ पे आंशिक पाइबंद चरित्र, यहाँ पे डेल्टा ऋणायन, यहाँ पर डेल्टा ऋणायन, ये इसका अनुनाद संकर है। आसान है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास एक क्वालिटी होती है बेटा, क्लोरीन तीसरे पीरियड में आता है, इसलिए उसके पास रिक्त डी कक्षक भी है, ठीक है ना। तो रिक्त डी कक्षक है तो क्लोरीन के रिक्त डी कक्षक में ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और दे सकता है तो बताओ क्या बनाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे आ जाएगा ऋणायन आवेश, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए। जो पहले आवेश वाला था उदासीन हो जाएगा, जो उदासीन था वो आवेश वाला हो जाएगा। अगर मैं इसका अनुनाद संकर बनाना चाहूँ तो अनुनाद संकर कैसा बनेगा, यहाँ पे आंशिक पाइबंद चरित्र, यहाँ पे डेल्टा ऋणायन। देखो ओवरऑल अनुनाद संकर पे भी ऋणायन आवेश दिख रहा है, क्योंकि यौगिक में भी ऋणायन आवेश था। बात समझ में आ रही है। रियल तो ये है, वास्तविक ये है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने ये 2 संरचना बनाई, तब जाके प्रूफ होगा। अगर इस अकेली संरचना से देखता तो केवल सिग्मा बंध के गुण आते, जबकि मैंने इससे देखा तो द्विबंध के गुण भी आ रहे हैं, यानी कि दोनों के मदद से देखा तो आंशिक द्विबंध चरित्र, आंशिक द्विबंध गुण देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं इससे देखता तो केवल कार्बन पे ऋणायन आता, जबकि हमारे वास्तविक संरचना में दोनों तरफ ऋणायन था, तो इसका भी योगदान है और इसका भी योगदान है। हो सकता है दोनों का समान योगदान हो सकता है दोनों का भिन्न योगदान हो। वो आगे चल के हम देखेंगे कि जो जितना ज्यादा स्थायी होगा अनुनाद संरचना में उसका उतना अधिक योगदान होगा, और वो अभी हम थोड़ी देर बाद ही देखेंगे, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हो गए। ये चौथा और पांचवा आप पॉज करके ट्राई करें बेटा, चौथा पांचवा पॉज करके ट्राई करें। मेरे हिसाब से आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। पॉज करके ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखो बेटा, मेरे को ये बताओ फ्लोरीन कौन से पीरियड का है। फ्लोरीन है दूसरे पीरियड का। क्या दूसरे पीरियड वालों में डी कक्षक होता है? बिल्कुल नहीं होता। अगर इसके पास डी कक्षक नहीं है तो यहाँ पर डी कक्षक अनुनाद नहीं होगा। इसके पास तो रिक्त कक्षक ही नहीं है बेटा, तो यहाँ पे अनुनाद होगा क्या? यहाँ पे अनुनाद नहीं होगा। अनुनाद संभव नहीं है। अनुनाद होगा ही नहीं है, अनुनाद संभव ही नहीं है, अनुनाद संभव ही नहीं है। अब ये वाला सवाल है बेटा,
सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है, इसकी अनुनाद संरचना बनानी है। अगर ये नहीं होता तो आप कितनी अनुनाद संरचना बनाते, 5 अनुनाद संरचना बनाते, घुमाते रहते इलेक्ट्रॉन को, ऑर्थो पैरा पे आवेश आ जाता। अब ये आया, याद करो मैंने ऐसे वाले सवाल भी कराए थे जब मैं नीचे पाइबंद बना देता था, तो एक संरचना में अलग से बना देता था। तो अब पाइबंद की जगह क्या आ गया, क्लोरीन, और क्लोरीन के पास क्या है बेटा, रिक्त डी कक्षक। तो जब यहां पर आवेश आएगा तो वो नीचे भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। फिर भी मैं आपके लिए सारी की सारी बना देता हूं, उसके लिए मुझे यहाँ पे जगह खाली चाहिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं बेटा। आओ देखते हैं 5वें नंबर का कितनी इसकी अनुनाद संरचना बनेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे ऋणायन गया, ये पाइबंद यहाँ पर, ठीक है। अगली अनुनाद संरचना, ये सेकंड नंबर का केस चल रहा है बेटा, सेकंड नंबर वाले केस से कर रहे हैं अपन, ठीक है। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। अब पुराने पापों को आपको खुद को धोना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। फिर ये ऋणायन पाइबंद में बदलेगा, ये पाइबंद ऋणायन में बदलेगा। अगली अनुनाद संरचना क्या बनेगी, अगली अनुनाद संरचना, इन दोनों को तो छेड़ा ही नहीं, यहाँ पे पाइबंद और यहाँ पे ऋणायन। अब ये ऋणायन बेटा आगे भी जा सकता है, और ये ऋणायन ध्यान से देखो, अभी वाला केस है, रिक्त डी कक्षक में भी आ सकता है। तो बेटा मैं एक रिक्त डी कक्षक वाली यहाँ पे बना देता हूं कि जब ये ऋणायन इस रिक्त डी कक्षक के साथ अनुनाद कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ पे ऋणायन। क्यों, क्योंकि आवेश वाला था, ये हो गया उदासीन, ये उदासीन था, ये आवेश वाला हो गया। और कौन सा आवेश आएगा, ऋणायन आवेश आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं दूसरा पाथ निकाल रहा हूं बेटा, जिसमें मैं ऋणायन किसको दे रहा हूं, यहाँ पर दे रहा हूं, ठीक है। वो सब क्लियर होगा आपको कि यहाँ पे क्यों दे रहा हूं, ठीक है। और पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बताने का कोई मतलब नहीं है। नहीं आ रहा तो पिछले लेक्चर में जाके देखो, केस नंबर 2 दिख जाएगा आपको, ठीक है। और ये Cl ऐसा का ऐसा, ठीक है। फिर ये ऋणायन इधर आएगा बेटा, और अगली अनुनाद संरचना क्या बनेगी, अगली अनुनाद संरचना आपकी बनेगी ये वाली, पाई पाई पाई, यहाँ पे ऋणायन, यहाँ पे क्लोरीन। जब मैं इसका अनुनाद संकर बनाऊंगा तो अनुनाद संकर सारी अनुनाद संरचनाओं से मिलके बना होता है, और वो कैसा बनेगा, यहाँ पे पूर्ण रूप से मतलब आंशिक पाइबंद चरित आ रहे हैं, और कहाँ पे आंशिक पाइबंद चरित आ रहे हैं, यहाँ पे, और कहाँ पे आंशिक पाइबंद चरित आ रहे हैं, यहाँ पे। आप मुझे बताओ ऋणायन के गुण कहाँ कहाँ पे आ रहे होंगे, डेल्टा ऋणायन यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे आ रहा होगा इस बेंजालिक स्थिति की वजह से, और एक क्लोरीन पे भी डेल्टा ऋणायन। ये सारा डेल्टा ऋणायन मिलके एक नेगेटिव आवेश के बराबर है। हर अनुनादी संरचना में एक नेगेटिव आवेश आ रहा है। कुल आवेश क्या है बेटा, संरक्षित है। बात समझ में आ रही है, यहां तक आप नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। भाई लिख लिया होगा आप लोगों ने ये, ठीक है। अब अगला केस जो है बेटा वो केस नंबर 6, ठीक है। हम लोगों ने 5 केस कंप्लीट कर लिए, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको 5 केसों में ये पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को चलाते कैसे हैं। एक तो सिंपल सा फंडा ये है कि इलेक्ट्रॉन उच्च घनत्व से न्यूनतम घनत्व की तरफ चलते हैं, और अलग अलग केसेस में मैंने आपको बता दिया कि कैसे एरो का इस्तेमाल करना, और सारा खेल एरो का है बेटा, सारा का सारा खेल किसका है, एरो का। केस नंबर 6 क्या है, लोन पेयर एवं रिक्त कक्षक में संयुग्मन। ये बेटा बिल्कुल किसकी तरह है, बैक बॉन्डिंग की तरह ही है ना। बैक बॉन्डिंग पढ़ा होगा आपने अकार्बनिक रसायन में। तो लोन पेयर एवं रिक्त कक्षक में संयुग्मन किसकी तरह है, बैक बॉन्डिंग की तरह है। जैसे पहला एग्जांपल अगर मैं लेता हूं आपके लिए, तो CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे फ्लोरीन के पास क्या है बेटा, लोन पेयर। अब यहाँ पे कार्बन के पास क्या है बेटा, रिक्त पी कक्षक है। तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इस रिक्त पी कक्षक में दे सकता है, और रिक्त पी कक्षक में दे सकता है तो मैंने आपको बताया था लोन पेयर हो या ऋणायन हो तो वो किस में बदलता है, पाइबंद में, और पाइबंद किस में बदलता है, ऋणायन या लोन पेयर में। तो अगली अनुनाद संरचना जो होगी वो क्या बनेगी बेटा, CH2 डबल बॉन्ड फ्लोरीन। अब आप मुझे इतना सा बताओ कि फ्लोरीन पे कौन सा आवेश आएगा, धनायन आएगा कि ऋणायन। भाई यहाँ पे ओवरऑल यौगिक पे कौन सा था, धनायन, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे धनायन आना चाहिए। लेकिन लॉजिकली सोचो, यहाँ पे फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और देने पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ पर कौन सा आवेश आएगा, धनायन आवेश आएगा। बात समझ में आई आपको। और जब मैं यहाँ पे इसका अनुनाद संकर बनाना चाहूंगा तो अनुनाद संकर कैसा बनेगा, यहाँ पे आंशिक पाइबंद चरित्र, और यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। बात समझ में सर। लेकिन फ्लोरीन तो अनुनाद कर ही नहीं पा रहा था, उसके पास तो रिक्त कक्षक। अरे भाई रिक्त कक्षक कार्बन के पास है, फ्लोरीन अब की बार इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फ्लोरीन दे तो सकता है लेकिन फ्लोरीन ले नहीं सकता।
अगला एग्जांपल बेटा अपने पास क्या है, CH2 पॉजिटिव क्लोरीन। क्लोरीन के पास बेटा लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे अनुनाद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगली अनुनाद संरचना जो बनेगी वो क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, और जो इसका अनुनाद संकर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे आंशिक द्विबंध चरित्र और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, दोनों का योगदान ले लिया मैंने। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि क्लोरीन के अंदर डी कक्षक है, रिक्त डी कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। भैया क्लोरीन के पास डुअल नेचर है, क्लोरीन दे भी सकता है और क्लोरीन ले भी सकता है। क्लोरीन देता किससे बेटा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन दे सकता है किसी रिक्त कक्षक के अंदर। और क्लोरीन अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन लेने हो क्लोरीन की तरफ, तो क्लोरीन किससे लेता है, रिक्त डी कक्षक से। तो मेरे पास दोनों की दोनों चीजों की फैसिलिटी है, यहाँ पे क्लोरीन दे भी सकता है, क्लोरीन ले भी सकता है। जबकि फ्लोरीन सिर्फ दे सकता है, फ्लोरीन ले नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक है, रिक्त पी कक्षक नहीं है। अगला एग्जाम्पल आप लोग करोगे, यहां लिख रहा हूं, तीसरा और चौथा ट्राई करो आप, जब तक तीसरा चौथा ट्राई करो। चलो पांच सवाल है, तीसरा चौथा ट्राई कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने। तीसरा चौथा देखो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास बेटा लोन पेयर है और कार्बोनाइन है, यहाँ पे कार्बोनाइन के पास रिक्त कक्षक है, लोन पेयर यहाँ पे रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे पाइबंद, और यहाँ पे ये आवेश वाला था ये उदासीन हो जाएगा और ये उदासीन था तो यहाँ पे पॉजिटिव आवेश आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जब मैं इसका अनुनाद संकर बनाऊंगा तो इसका अनुनाद संकर कैसा बनेगा, यहाँ पे आंशिक द्विबंध चरित्र, आंशिक द्विबंध गुण आ जाएंगे और यहाँ पर OH पे डेल्टा पॉजिटिव और इस कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव। सर लेकिन इस पूरे यौगिक में सर ये वाला कार्बन तो sp3 है और आपने बोला था अनुनाद होने के लिए क्या होना चाहिए, यौगिक समतुल्य होना चाहिए। मैंने ये भी बोला था कि जहां से जहां तक अनुनाद हो रहा हो वहां से वहां तक यौगिक को समतुल्य होना चाहिए, वहां से वहां तक यौगिक में समांतर कक्षक होने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला था पूरे यौगिक में अनुनाद होना जरूरी है। भाई हो सकता है ना संयुग्मन किसी भाग में मौजूद हो, तो यहां से यहां तक संयुग्मन मौजूद था, यहां से यहां तक कर लिया उसने अनुनाद, बात समझ में। फिर यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस रिक्त कक्षक में दे सकता है कार्बन के, तो अगली अनुनाद संरचना क्या बनेगी, NH डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा आपका कार्बोनाइन। जब इसका मैं अनुनाद संकर बनाऊंगा बेटा तो अनुनाद संकर क्या बनेगा, NH, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, दोनों का योगदान आ रहा है बेटा अनुनाद संकर में। बात समझ में आ रही। 5वें नंबर का क्वेश्चन ट्राई करो पोज करके, चलो 5वां क्वेश्चन ट्राई करो पोज करके। हाँ चलो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है सर, लेकिन यहाँ रिक्त कक्षक तो है ही नहीं। अरे भाई बोरोन के पास रिक्त कक्षक होता है, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि बोरोन के पास रिक्त कक्षक कैसे होता है, बोरोन कार्ब धनायन की तरह व्यवहार करता है बेटा। बोरोन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो 5, बार बार बता रहा हूं, याद हो जाना चाहिए अब तक, 1s2 2s2 2p1, 2 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कक्षक में। अब इसको मैंने ग्राउंड स्टेट में लिखा था, अगर मेरे को इसी आइटम को एक्साइटेड स्टेट में लिखना है तो 1s2 2s1 2p2, तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा s में पड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन p में पड़े। तो बताओ एक p कक्षक खाली है कि नहीं है, एक p कक्षक खाली तो वो p कक्षक है, कार्बोनाइन की तरह व्यवहार कर रहा है। तो मुझे तो वही चाहिए था लोन पेयर सिग्मा रिक्त कक्षक, तो वहां पे मैंने ये तो लिखी थी हेडिंग लोन पेयर एवं रिक्त कक्षक। तो यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा रिक्त कक्षक संयुग्मन है मेरे पास, तो लोन पेयर किसमें बदलता है, पाइबंद में। ये पूरा यौगिक कैसा है बेटा, उदासीन है, तो हर अनुनाद संरचना इसकी कैसी होनी चाहिए, उदासीन। भले आवेश आ रहे हो तो टोटल आवेश मिलके, कुल आवेश मिलके उदासीन हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने वाले इलेक्ट्रॉन जो देता है उस परमाणु पे कौन सा आवेश आता है, धनायन, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन लेने वाले पे कौन सा आवेश आता है, ऋणायन। तो अगली अनुनाद संरचना जो हमारी बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये BH2 और इसने इलेक्ट्रॉन लिए इसलिए इस पे ऋणायन आएगा, इस पे धनायन। अगर मैं इसमें देखूं तो टोटल आवेश देखो आप, कुल आवेश कितना रहा, धनायन और ऋणायन मिलके 0 हो गया। जब मैं इसका अनुनाद संकर बनाऊंगा बेटा तो अनुनाद संकर कैसा बनेगा, अनुनाद संकर बनेगा बेटा यहाँ पे आंशिक द्विबंध गुण आएंगे और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, कुल आवेश कितना हो गया बेटा 0।
ये आपका अनुनाद संकर बन गया। इस अनुनाद संकर को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमने इन दो अनुनाद संरचनाओं को बनाया, क्योंकि ये जो आवेश थे ये इस अकेली अनुनाद संरचना से संभव नहीं था साबित करना। बात समझ में? तो ये केस छठा था। सारे के सारे केस मैंने आपको बता दिए कैसे अनुनाद संरचना में, कैसे हम अनुनाद संरचनाओं को बनाते हैं। केस नंबर 1 था बेटा द्विबंध और कार्बोनाइन में संयुग्मन। फिर अपन ने केस नंबर 2 देखा था ऋणायन या लोन पेयर का संयुग्मन पाईबंध के साथ या द्विबंध के साथ। फिर तीसरा केस अपन ने पाई सिग्मा पाई वाला देखा था, ठीक है, जिसमें द्विबंध के साथ संयुग्मन में था। उसमें 3 केस पढ़े थे हमने, विद्युतीनता में अंतर हो, नहीं हो तो क्या था। केस नंबर 4 में मैंने आज ही आपको पढ़ाया कि द्विबंध और मुक्त मूलक में कैसे संयुग्मन होता है। मुक्त मूलक बिल्कुल कार्बोनाइन की तरह व्यवहार करता है, बस इतना सा अंतर है कि कार्बोनाइन में जो है रिक्त कक्षक होता है और उसमें मुक्त मूलक में जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है कक्षक में, उसमें समांश विखंडन होता है, उसमें विषवांश विखंडन होता है। फिर केस नंबर 5 में मैंने आपको क्या बताया बेटा, डी कक्षक अनुनाद, रिक्त डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे लेते हैं। और केस नंबर 6 क्या बताया मैंने आपको, लोन पेयर और रिक्त कक्षक में कैसे अनुनाद होता है। अब मुद्दा क्या है, मैंने बोला आपको कि अनुनाद संकर जो है वो अनुनादी संरचनाओं के योगदान से बनता है। और कैसा योगदान, जो जितनी ज्यादा स्थायी अनुनाद संरचना होगी उसका योगदान अनुनाद संकर में उतना ही ज्यादा होगा। सही बात है, जितनी अधिक स्थायी अनुनाद संरचना होगी उसका योगदान अनुनाद संकर में उतना अधिक होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि अनुनाद संरचना कौन सी अधिक स्थायी है, कौन सी कम स्थायी है। तो उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है, एक नियम है, उस नियम को बिल्कुल उसी क्रम से आपको लगाना है जिस क्रम से मैं आपको लिखाऊंगा। अगर आपने उसी क्रम से लगाया तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। आपको ऊपर नीचे फेरबदल नहीं करना, जिस ऑर्डर में जिस क्रम में मैं आपको वो नियम लिखाऊंगा अनुनाद संरचना के स्थायी के लिए, उसी क्रम में आपको उसका इस्तेमाल करना है। जब तक आप फटाफट से इसको नोट डाउन करो फिर हम देखते हैं। हाँ भाई, तो अब अपन लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, उसमें से भी सवाल जनरेट होता है। अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, अनुनाद संरचना के स्थायी के लिए नियम। अनुनाद संरचना के स्थायी के लिए नियम, है ना, हिंदी है, बिल्कुल सिंपल सी हिंदी की तरह लिखा है अपन ने, कैसे अनुनाद संरचनाओं का स्थायी निकालना है उसके लिए नियम। जिस क्रम में मैं आपको फिर से कह रहा हूं बेटा, जिस क्रम में मैं आपको लिखा रहा हूं उसी क्रम में फॉलो करना है। केवल 6 नियम है, आप उन 6 नियम को, पहले नंबर वाला जो नियम है वो दूसरे से अधिक अपनी औकात रखता है, पहले वाला तीसरे से अधिक रखता है, तीसरा वाला चौथे से अधिक रखता है, ठीक है ना, उसी ऑर्डर में फॉलो करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहला नियम क्या है, जितने अधिक, एकदम सिंपल भाषा में लिखेंगे ताकि याद रहे अपने को, ठीक है, जितने अधिक सहसंयोजक बंद होंगे उतनी अधिक आरएस, आरएस मतलब अनुनाद संरचना स्थायी होगी। सबसे पहला नियम, जितने ज्यादा आपके कोवेलेंट बंद होंगे, जितने ज्यादा आपके सहसंयोजक बंद होंगे बेटा उतनी ज्यादा आपके अनुनाद संरचना स्थायी होगी। मान लो किसी में कुछ भी हो रहा हो लेकिन किसी में एक सहसंयोजक बंद भी ज्यादा आ गया तो सीधे सीधे आंसर वही टिक कर देना है। अभी एग्जांपल्स करेंगे अपन, उससे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्या है, जितने अधिक सहसंयोजक बंद होंगे उतनी अधिक आरएस जो होगी अपनी स्थायी होगी। दूसरा क्या है, अष्टक पूर्ण आरएस अष्टक अपूर्ण आरएस से, तो ऑब्वियस है बेटा, अष्टक पूर्ण आरएस अष्टक अपूर्ण आरएस से अधिक स्थायी होगी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जिसका अष्टक पूर्ण होगा, ठीक है, वो ज्यादा स्थायी होगी। अरे अपन तो सिंपल नोबल गैस की बात करते हैं, तो नोबल गैसें जो होती हैं उनके अष्टक पूर्ण होते हैं इसलिए वो स्थायी होती है नेचर में, जबकि और स्थायी नहीं होते इतने, ठीक है ना। तो अष्टक पूर्ण आरएस अष्टक अपूर्ण आरएस से अधिक स्थायी होंगे, दूसरा नियम। तीसरा नियम, उदासीन आरएस
आवेश वाली आरएस से अधिक स्थायी होगी। उदासीन आरएस आवेश वाली आरएस से अधिक स्थायी होगी। तीसरा नियम, पहला नियम क्या है, जितने ज्यादा सहसंयोजक बंध होंगे उतनी आरएस अधिक स्थायी होगी। अष्टक पूर्ण वाली अष्टक अपूर्ण से ज्यादा स्थायी होगी। उदासीन वाली जो है वो आवेश वाली से अधिक स्थायी होगी। भाई कोई भी यौगिक क्या होना चाहता है, उदासीन होना चाहता है। कोई भी अपने ऊपर आवेश क्यों रखे, आवेश रखने से जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है यौगिक की, और अगर किसी यौगिक की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है ना तो बेटा वो यौगिक कैसा हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। मान लो मैं तुम्हें 8वीं मंजिल पे खड़ा कर दूं और मैं तुम्हें पहली मंजिल पे खड़ा कर दूं, मैं बोलूं कूदो बाहर, तो 8वीं मंजिल पे तुम वर्क करके चढ़े हो तो 8वीं मंजिल पे तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी बेटा, स्थिति ऊर्जा ज्यादा होगी, पहली मंजिल पे स्थिति ऊर्जा कम होगी। पहली मंजिल से गिरोगे और 8वीं मंजिल से गिरोगे, ज्यादा कहाँ लगेगी बेटा, लगेगी दोनों में, है ना, गिरने पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी 8वीं मंजिल से गिरने के बाद चांसेस लगने के ज्यादा है, क्योंकि आपके अंदर स्थिति ऊर्जा ज्यादा है, आप वहां पे अस्थायी ज्यादा हो। पहली मंजिल पे आप उतने अस्थायी नहीं हो जितने ज्यादा आप 8वीं मंजिल पे अस्थायी हो, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपके अंदर अस्थायी होगा स्थिति ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा आप अस्थायी हो। उसी तरह से यौगिक में जितना आवेश होगा वो उतना अस्थायी होगा। उदासीन हमेशा आवेश वाली से अधिक स्थायी होती है, ठीक है। ये 3 नियम है, 3 नियम इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, है ना, बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। चौथा नियम क्या है कि ऋणायन आवेश अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर अधिक स्थायी आरएस होगी। जितने अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणायन आवेश होगा वो उतनी अधिक स्थायी होगी, और जितने कम विद्युत ऋणी पर धनायन होगा वो उतनी अधिक स्थायी आरएस होगी, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी पर ऋणायन कैसा होता है, स्थायी होता है। वही वाली बात लिखी हुई है, ऋणायन आवेश जो है अधिक विद्युत ऋणी पर स्थायी होगा, ठीक है। 5वां पॉइंट है बेटा विपरीत आवेश, ठीक है, विपरीत आवेश, ठीक है। हिंदी की मात्राओं पर ना जाए, ठीक है, हिंदी में मेरे को नंबर नहीं लाने, मुझे केमिस्ट्री में नंबर लाने, ठीक है। मात्राओं में गलती हो जाए तो मात्रा गलती है ना, मात्रा गलती की बातें नहीं है यहाँ पे, हिंदी का पेपर नहीं चल रहा है मेरा। विपरीत आवेश नजदीक या समीप भी बोल सकते हैं, एवं समान आवेश दूर वाली आरएस अधिक स्थायी होती है। ये क्या है बेटा, ये क्या लिखा है मैंने, विपरीत आवेश मतलब धनायन और ऋणायन। भाई न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूक्लियस मतलब पूरा का पूरा प्लस और इलेक्ट्रॉन मतलब पूरा का पूरा माइनस, तो उनमें क्या लगता है, आकर्षण, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, आकर्षण दो विपरीत वाले में लगता है, ठीक है ना। आजकल बेटा सब चल रहा है, समान वालों में भी आकर्षण हो जाता है, लेकिन हमें आजकल की बातें नहीं करनी, ठीक है। जो नॉर्मल क्राइटेरिया है ना मोहब्बत होने का, अपन को उसकी बात करनी है। तो धनायन और ऋणायन जितने नजदीक होंगे, विपरीत आवेश जितने नजदीक होंगे उतना आकर्षण ज्यादा होगा, उतना ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। और अगर समान आवेश नजदीक आ गए, ठीक है, समान आवेश दूर, समान आवेश कैसे होने चाहिए बेटा, दूर होने चाहिए। अगर विपरीत आवेश दूर हो गए तो अस्थायी हो गए, समान आवेश अगर नजदीक आ गए तो उनके बीच में क्या लगेगा बेटा, विकर्षण। तो समान आवेश कैसे होने चाहिए, दूर होने चाहिए, और विपरीत आवेश कैसे होने चाहिए, नजदीक होने चाहिए। नजदीक होंगे तो आकर्षण ज्यादा होगा, स्थायी ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। और लास्ट पॉइंट जो है, जब ये कोई भी नहीं लगे तो हमें क्या लगाना है बेटा, प्रेरणिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव कैसे लगाते हैं वो आपको मैंने सिखा दिया था कि प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग कैसे करते हैं, उसके सवाल कराए थे, काव्य धनायन, काव्य ऋणायन और मुक्त मूलक के स्थायी के लिए। तो अंत में प्रेरणिक प्रभाव लगाना है। तो अपन एक बार इसको रिवाइज करते बेटा 6 के 6 पॉइंट को, उसके बाद अपन सवाल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, जितने ज्यादा सहसंयोजक बंध होंगे, मतलब एक भी सहसंयोजक बंध, कोई सा भी नियम लग रहा हो बाकी में, ये समान विपरीत आवेश वाले नजदीक आ जाए या उदासीन वाला आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारे पास अगर सहसंयोजक बंध अधिक है तो भैया उसकी
जो है स्थाई जो है वो हमेशा ज्यादा होगी। फिर अष्टक पूर्ण की अष्टक अपूर्ण वाले से ज्यादा होगी। तीसरा नियम क्या बोलता है, उदासीन वाला आवेश वाले से अधिक स्थायी है। मान लो दो केस आगे जिसमें एक में उदासीन दिया हुआ है, एक में आवेश वाला दिया हुआ है, तो हमें उदासीन वाले पे टिक कर देना है। लेकिन एक उदासीन दिया है और एक आवेश वाला दिया और आवेश वाले में सहसंयोजक बंध ज्यादा है, तो बताओ किस पे टिक करोगे, जिसमें अधिक सहसंयोजक बंध होंगे। फिर हमने अगला पॉइंट क्या देखा कि ऋणायन आवेश जो है वो अधिक विद्युत ऋणी पर होने चाहिए। जितने अधिक विद्युत ऋणी पर ऋणायन होगा उतना ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी है तो नाभिक का कंट्रोल उस इलेक्ट्रॉन पर अधिक होगा। बात समझ में आ रही है। फिर पांचवा पॉइंट क्या है कि विपरीत आवेश वाले जो हैं वो नजदीक होने चाहिए और समान आवेश वाले क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। ये तो नेचर का फंडा है, बाकी तो फिर गोलमाल ही गोलमाल है, आजकल तो कुछ भी चल रहा है। और अंत में क्या लगाना है बेटा, प्रेरणिक प्रभाव लगाना है। अब बेटा अपन क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, पोज करके कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। हम लोग करेंगे नेक्स्ट सवाल, क्योंकि सारा खेल किसका, सवाल का। और उस सवालों में लगाने हैं 6 पॉइंट। तो इन 6 पॉइंट को आप रोक के रिवाइज कर लो, कुछ भी कर लो, आपको 6 पॉइंट बिल्कुल जिस ऑर्डर में लिखा है, जिस क्रम में लिखा है, उसी क्रम में याद होने चाहिए, तभी जाके सवाल होंगे, अदरवाइज सवाल नहीं होंगे। तो पहला नंबर का सवाल जो मैं लिखने जा रहा हूं वो लोग देवी और सज्जनों, ये रहा आपका पहला सवाल, ये रहा, ये, हाँ ये ए और बी ये दोनों एक दूसरे की अनुनाद संरचना है। पहले तो भैया ये चेक कर लेना कि ये एक दूसरे की अनुनाद संरचना है या नहीं है। नियम लगा दिए, पता चले। ये नियम केवल अनुनाद संरचनाओं के स्थायी को जांचने के लिए, और किसी के लिए नहीं। आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कहीं पे भी ठोक दो इस नियम को। कहाँ लगाना है, अनुनाद संरचना के लिए। ये दोनों एक दूसरे की अनुनाद संरचना है भी या नहीं है, पहले वो जांचे, वो जांचने के बाद ही ये नियम लगाए। तुक्के नहीं लगाने, कहीं पे भी कुछ भी घुसेड़ दिया, ठीक है। आओ इधर और देखते हैं। आपको करना है भाई, आपको नियम लगाना है, इसमें कुछ है नहीं। मैं ये तो एंड में डिस्कस कर दूंगा, सारे सवाल आपको ट्राई करने हैं। मेरे को आते हैं सब, मेरे को तो आते होंगे, मैं तो आया ही हूँ टीप टाप के देख के। ये डस्टर भी इतना गंदा हो रहा है यार, कोई बात नहीं, चलो। पहले आप ये 5 सवाल ट्राई करो, ये 5 सवाल करने के बाद फिर मैं बाकी के और लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये 5 सवाल आप ट्राई करो फटाफट, चलो। हाँ भाई, पहला सवाल देखो आप। मैंने आपको क्या बोला था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले तो अपन ने इन दोनों को देखा कि ये दोनों एक दूसरे की अनुनाद संरचना है, और देखते मुझे पता चल गया कि हाँ है। तो भैया मैंने देखा ए में सहसंयोजक बंध कम है और बी में सहसंयोजक बंध ज्यादा। दिमाग ही नहीं लगाना, सीधे सीधे आंसर क्या आ गया बेटा, बी ग्रेटर देन ए, पहले नियम से। फिर दूसरा वाला देखा, इसमें सहसंयोजक बंध कम है, इसमें सहसंयोजक बंध ज्यादा है, तो बी ग्रेटर देन ए। देखो कितने आसान है, सोचना ही नहीं है, अरे इतना आसान है। हाँ, फिर यहाँ पे देखो दोनों में सहसंयोजक बंध समान है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप अष्टक, इसका भी अपूर्ण है, इसका भी अपूर्ण है, दूसरा नियम भी नहीं लग रहा। तीसरा नियम क्या था भाई, उदासीन आवेश वाले से, तो उदासीन उदासीन वाली बात भी नहीं आ रही है ना। अधिक विद्युत ऋणी पे ऋणायन वाली बात भी नहीं आ रही, ठीक है। विपरीत आवेश वाली बात भी नहीं आ रही। तो अब क्या बचा अपने पास, लास्ट पॉइंट बचा बेटा। वो लास्ट पॉइंट क्या था, प्रेरणिक प्रभाव। अब यहाँ पे देखो इस काप धनायन को देने वाला केवल ये है, और यहाँ पे इस काप धनायन को देने वाले ये दो हैं, थोड़ा बहुत जो भी दे रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री, और 1 डिग्री और 2 डिग्री काप धनायन में 2 डिग्री काप धनायन की स्थायी 1 डिग्री से ज्यादा होती है। किससे देखा अपन ने, प्रेरणिक प्रभाव से। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, बी ग्रेटर देन ए। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन पे ऋणायन है, और यहाँ पे पहले तो यहाँ पे देखो सहसंयोजक बंध समान है, पहला पॉइंट तो लग नहीं रहा। अष्टक पूर्ण अष्टक अपूर्ण वाला भी नहीं लग रहा। फिर तीसरे पे आए हम, उदासीन और आवेश उदासीन आवेश वाला भी लग रहा। चौथे पे आए, चौथा क्या बोलता था, अधिक विद्युत ऋणी पे ऋणायन ज्यादा स्थायी होता है। तो कार्बन पे ऋणायन है, यहाँ ऑक्सीजन पे ऋणायन है। कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पे ऋणायन ज्यादा स्थायी है, इसलिए बी ग्रेटर देन ए।
सर सारे बी ग्रेटर देन ए आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना भाई। अब ये देखो ए और बी में ध्यान से देखो, क्या दोनों की दोनों अन्ना संरचना एक जैसी है? और एक जैसी है तो दोनों का योगदान भी कैसा होगा? समान। दोनों का स्थाई भी कैसा होगा बेटा? समान। जब दोनों एक जैसी है तो दोनों का स्थाई भी कैसा होगा? समान होगा। ए बराबर बी। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इनको मिटा रहा हूं और अगले सवाल दे रहा हूं। काफी सारे सवाल करने अपने को, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सवाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है बेटा 6 नंबर का। ट्राई करते रहे ना, फ्री मत बैठो, ट्राई करते रहो। ये 6, 7, 8 ट्राई करो, इधर लिख रहा हूं। और फिर एक दिन में नियम याद नहीं होंगे, नियम याद डेली करने, ठीक है ना। आलस नहीं करने, जिसने आलस किए दिक्कत। सारा खेल आलस का ही है बेटा। ज्यादा आलस करने वाला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दस क्वेश्चन लिखे हैं, पहले आप 6, 7, 8 ट्राई करो पोज करके। मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई, ठीक है। तो पहला सवाल आपने किया होगा, तो यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे पाइबंद आ रहा है, एक सहसंयोजक बंध अधिक है, यहाँ पे एक भी सहसंयोजक बंध अधिक नहीं है इससे, यहाँ पर भी एक सहसंयोजक बंध अधिक है। तो ए और सी जो है वो बी से तो आगे आएंगे, ये तो गारंटी हो गई। अब ए और सी में कौन सा नियम लगाएंगे? ए वाले में बेटा कोई आवेश नहीं है, सी वाले में आवेश है, तो उदासीन वाला जो है वो आवेश वाले से जीत जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन? ए, फिर सी, फिर लास्ट में कौन आएगा? बी, क्योंकि उसमें तो वैसे सहसंयोजक बंध कम थे। फिर 7वें नंबर में तो सिंपल है, अरे बीच में गोली देनी पड़ती है ना, ठीक है, सिंपल चुटकुला है। यहाँ पर सहसंयोजक बंध कम है, यहाँ पे सहसंयोजक बंध ज्यादा है बेटा, तो बी ग्रेटर देन
ए। अब यहाँ पे इसके 5 अनुनाद संरचना लिखी हुई है अपन ने, ठीक है, 5 अनुनाद संरचना लिखी है। हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले तो सहसंयोजक बंध चेक करे होंगे आपने। यहाँ पे 2 पाइबंद आ रहे हैं, 2 पाइबंद आ रहे हैं, 2 पाइबंद आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक पाइबंद आ रहा है, यानी कि डी और ई तो लास्ट में आएंगे। अब ए बी सी की चर्चा करनी है बेटा। ए बी सी में ए उदासीन है और बी और सी में आवेश लग रहे हैं, और उदासीन और आवेश वाला पे पहला तो अपन ने सहसंयोजक बंध वाला लगा लिया, बाकी तो लग ही नहीं रहा किसी में। दूसरा नियम क्या था, अष्टक पूर्ण अष्टक अपूर्ण वाला, उसमें भी नहीं खेल पा रहे अपन। तीसरा क्या है, उदासीन और आवेश वाला। तो यहाँ पे उदासीन है और ये आवेश वाले हैं, तो उदासीन वाला जीत जाएगा। तो सबसे पहले तो ए आ जाएगा। अब बी और सी में कंपैरिजन करना है, क्योंकि डी और ई तो सबसे आखिरी में आएंगे। तो बी और सी में क्या देखूंगा कि अधिक विद्युत, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे ऋणायन कर लो, ठीक है, यहाँ पे ऋणायन कर लो आप। यहाँ ऑक्सीजन पे ऋणायन था, नाइट्रोजन पे ऋणायन है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने यार छोटी मोटी गलती चलती है भाई, पकड़ तो ली ना मैंने, और कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बी और सी में हम देखेंगे तो ऑक्सीजन पे ऋणायन या नाइट्रोजन पे ऋणायन। तो चौथा पॉइंट क्या था, चौथा नियम क्या था, अधिक विद्युत ऋणायन पे ऋणायन अधिक स्थायी होता है। तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणायन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो भैया कौन अधिक विद्युत ऋणायन है, ऑक्सीजन, तो बी, फिर बी के बाद सी। अब डी और ई में कंपेरिजन करना है बेटा। तो डी में देखो ऑक्सीजन पे ऋणायन है, नाइट्रोजन पे ऋणायन है, बाकी सहसंयोजक बंध तो समान है। उदासीन आवेश वाली बात भी नहीं आ रही। चौथा पॉइंट आ रहा है सीधा, चौथा नियम आ रहा है। चौथा नियम क्या बोल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पे ऋणायन है या नाइट्रोजन पे ऋणायन है, ऑक्सीजन पे ऋणायन अधिक स्थायी है। तो यानी कि ए बी सी और ये डी और ये ई। वाह यार बहुत बढ़िया, ए बी सी डी ई, ये इसका आंसर आया। 9th और 10th ट्राई करो, पॉज करके चलो। 9th और 10th ट्राई करो, अच्छा सवाल है। 9th और 10th भी प्रैक्टिस हो गई आपकी। 9वां और 10वां, चलो 9वां आपने ट्राई किया होगा। 9th वाले में देखो बेटा, सब में सहसंयोजक बंध जो है वो समान है। पाई बंध से चेक कर लिया करो जल्दी से। यहाँ पे 3 पाई बंध, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, क्योंकि सारा अनुनाद का खेल किसका है, अनुनाद का खेल पाई इलेक्ट्रॉनों का है। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का तो खेल ही नहीं है। अनुनाद का खेल किसका है, पाई इलेक्ट्रॉनों का। तो पाई इलेक्ट्रॉन सब में समान है, यानी कि पहला नियम तो खत्म। दूसरा अष्टक पूर्ण अष्टक अपूर्ण वाला भी लग नहीं रहा इसमें, देख लो आप, सबके अष्टक वष्टक सबके पूर्ण ही है। तीसरा नियम पे आओ, उदासीन और आवेश। ए और ई को देखो, ए और ई में कोई आवेश नहीं है बेटा, उदासीन है, जबकि बी सी डी आवेश वाले हैं। तो ए और ई उदासीन है, तो ए और ई में कंपैरिजन करेंगे, और ए ई का बिल्कुल हमशक्ल है, बस फोटो अलग है, बाकी स्थाई में बिल्कुल एक जैसा। दोनों का योगदान कैसा होगा, समान। तो बेटा क्या लिख दूंगा, ए बराबर ई, ए और ई का बराबर होगा, और इन सबसे तो ज्यादा ही होगा बी सी डी से। अब बी सी और डी में देखूंगा तो उदासीन आवेश तक तो खत्म ही हो गए नियम अपने। चौथा नियम क्या है, अधिक विद्युत ऋणायन पे ऋणायन। तो सब में कार्बन पे ही ऋणायन आ रहा है और ऑक्सीजन पे धनायन आ रहा है, तो वो भी नहीं लगेगा। फिर पांचवा क्या था कि विपरीत आवेश कैसे होनी चाहिए, नजदीक, और समान आवेश कैसे होनी चाहिए, दूर। तो विपरीत आवेश यहाँ पे धनायन और ऋणायन है, धनायन ऋणायन पास में आ रहे हैं, यहाँ पे धनायन ऋणायन दूर आ रहा है, यहाँ पे धनायन ऋणायन पास में आ रहे हैं। और बी और डी में धनायन ऋणायन एक जैसे हैं, बराबर दूरी पे आ रहे हैं। तो बी बराबर डी, और लास्ट में क्या लिखूंगा, सी। ये आंसर आ गया। फिर अगला सवाल देखो 10वें नंबर का। 10वें नंबर में यहाँ पर 2 सहसंयोजक, मतलब 2 पाइबंद है, यहाँ पर भी 2 पाइबंद है, यहाँ पे एक ही पाइबंद है। तो ये तो सहसंयोजक बंध से जीत गया, सी सबसे लास्ट में आएगा। फिर ये उदासीन और आवेश वाली कहानी आ गई यहाँ पे इन दोनों में, ए और बी में। तो ए वाला उदासीन है, फिर बी वाला आ जाएगा आपका, फिर आपका सी वाला आ जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि उदासीन वाला सबसे अधिक, फिर आवेश वाले। सर लेकिन ए और सी में तो ए उदासीन है और सी आवेश वाला है, और बी और सी में दोनों आवेश वाले, तो बी सी में कैसे कंपेयर किया, अरे बी में सहसंयोजक बंध ज्यादा है, सी में सहसंयोजक बंध कम है, पाई बंध ज्यादा है ना इसमें, इसलिए बी और सी को भी कंपेयर कर लिया। बात समझ में आ रही है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्टली आप यहाँ तक नोट डाउन करो, ठीक है, यहाँ तक लिखो। हाँ भाई, तो अगले सवाल देखते हैं बेटा, यहाँ तक मिटा देते हैं, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने। ग्यारहवें नंबर का सवाल। सब खेल प्रैक्टिस का है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही चांसेस सिलेक्शन के बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है ना। कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो आप, और कोई से भी मास्टर का वीडियो उठा के देख लो आप,
सब यही बोलते हैं, बेवकूफ तो ये नहीं भाई, पागल थोड़ी ना है ऐसे बोल रहा होगा मास्टर, कुछ ना कुछ तो लॉजिक से बोल रहा होगा ना भाई। लॉजिक यही है कि सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ कि देखो क्या होता है, अगर अपने को कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ मास्टर के पास जाके दोबारा पूछ लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लिया, फिर भी नहीं आई समझ में, फिर दूसरे मास्टर के पास जाके पूछ लिया, फिर भी नहीं आई समझ में, तो ये मान के चल लेना कि वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। और अगर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो अपन को उसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो वो चीज़ आएगी और हमारे समझ में नहीं आ रही, हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। ऐसा 1 या 2% चीज़ें होती हैं, 99% चीज़ें, 98% चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो उस 1-2% को भाई रट लो यार। कौन पूछ रहा है वहाँ पे जाने के बाद आपसे, IIT में जाने के बाद कोई पूछ रहा है कि भाई रट के आए हो, कैसे आए हो, कि यार ये चीज़ तो तूने रटी थी, तेरा तो नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं, 1-2% चलता है, ठीक है ना। जब आपका पूरा भेजा आपने खपा दिया उसमें, आपने एक बार करके देखा, फिर आधे 1 घंटे बाद फिर करके देखा, फिर मास्टर से पूछ लिया, दूसरे मास्टर बोले नहीं बैठ रही ना, तो फिर आप उसको रट लो। उसको 1-2% चीजें रटनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि हर चीज समझ में आ जाए। भगवान ईश्वर थोड़ी ना अपन, हर चीज समझ में आ जाए तो भैया हर कोई फिर कुछ भी बन जाए, ऐसे थोड़ा है ना। जिसका काम जिसको साजे, और नहीं आया तो फिर दूसरा तरीका निकाले, जो भी है ना। 12th नंबर का सवाल भैया, ये जो मैंने भाषणबाजी करी इतने में शायद ये 11वां नंबर का सॉल्व हो गया होगा, है ना। टाइम पास तो करना नहीं है। अरे सर हम तो आपको सुन रहे थे, अबे फर्जियों। चलो ये ट्राई करो भैया सवाल। ये 3 सवाल ट्राई करो, चलो 11, 12, 13, ठीक है। 11वां, 12वां, 13वां इसको आप ट्राई करें, ठीक है। बस बहुत है इतने सवाल, है ना। तो 11 नंबर का सवाल जो है बेटा आपने ट्राई किया होगा, तो यहाँ पर देखा होगा 2 पाइबंद आ रहे हैं, यहाँ पर 1 पाइबंद आ रहा है और यहाँ पर 1 पाइबंद आ रहा है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे सहसंयोजक बंद बेटा ज्यादा है, यहाँ पे सहसंयोजक बंद कैसे है, कम है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सर ए तो सबसे आगे आएगा, ए के बाद की चर्चा करते हैं सर। अब बी और सी में देखोगे बेटा, तो बी और सी में आपको जो दिख रहा होगा अधिक विद्युत ऋणी पे ऋणायन, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे ऋणायन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे ऋणायन है, वो वाला केस भी नहीं लग रहा। एक केस लग रहा है बेटा धनायन और ऋणायन पास में है, यहाँ पे धनायन और ऋणायन दूर है। तो विपरीत आवेश कैसे होने चाहिए बेटा, पास में होने चाहिए। तो बी में विपरीत आवेश जो है पास में है और सी में विपरीत आवेश कैसे है, दूर है, इसलिए बी पहले जीतेगा बेटा सी से। और ये वाला सवाल अभी मैंने ये जो नीचे लिखा हुआ है अमाइड वाला सवाल, ये मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल लेके किया था अभी, ठीक है। यहाँ OH लगा दिया था, वही का वही सवाल डुप्लीकेट करके लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर भी 1 पाइबंद आ रहा है, यहाँ कोई पाइबंद नहीं है, यहाँ पर 1 पाइबंद आ रहा है, यानी कि ये तो सबसे लास्ट में आएगा बी। तो इन दोनों में ए और सी में सहसंयोजक बंद अधिक है। तो ए और सी में मैं कौन सा नियम लगाऊंगा, अब सहसंयोजक बंद वाला तो लगेगा नहीं ए और सी के लिए, तो ए और सी में अब लगाऊंगा कंपैरिजन के लिए कि उदासीन है और ये आवेश वाला है, तो उदासीन जीतेगा आवेश वाले से। तो सबसे ज्यादा तो ए हो जाएगा क्योंकि वो उदासीन है, फिर सी हो जाएगा और बी सबसे आखिरी में आ जाएगा। फिर अगला सवाल देखो आप, यहाँ पे सहसंयोजक बंध समान है और यहाँ पे अष्टक पूर्ण अष्टक अपूर्ण वाली बात भी नहीं आ रही। अब तीसरा नियम क्या था, उदासीन और आवेश, वो भी नहीं आ रहा, दोनों में आवेश है। फिर चौथा क्या था, अधिक विद्युत ऋणी पे ऋणायन, यहाँ कार्बन पे ऋणायन है, ऑक्सीजन पे ऋणायन है, तो अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन। तो आंसर क्या आएगा, बी ग्रेटर देन ए, सिंपल है। और आप सवाल एनसीईआरटी से भी ट्राई करो, अलग अलग अनुनाद संरचना उठाओ, उनको बनाओ और उनके स्थायी क्रम को निकालो इन 6 नियमों को लगा के, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेटा केस नंबर 4, 5, 6 पढ़ा अनुनाद का, जिसमें अपन ने द्विबंध के साथ कैसे मुक्त मूलक को अनुनाद संरचना बनाने में मदद होती है वो देखा। इसके अलावा अपन ने डी कक्षक अनुनाद देखा, इसके अलावा अपन ने लोन पेयर और रिक्त कक्षक के बीच में कैसे अनुनाद होता है वो देखा। फिर हमने देखा कि कैसे अनुनाद संरचनाओं का योगदान अनुनाद संकर में किस स्थायी के अकॉर्डिंग होता है, उस स्थायी को निकालना सीखा, अनुनाद संरचना की स्थायी को निकालना सीखा, ठीक है।
अगली क्लास में बेटा हम लोग मिलेंगे और हम नई चीज़ पढ़ेंगे। हम अनुनाद का अनुप्रयोग देखेंगे, जैसे हमने प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग देखा था वैसे अपन अनुनाद का अनुप्रयोग देखेंगे और अपन पढ़ेंगे एरोमेटिकता। तो आप एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग लगा लें एरोमेटिकता क्या है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।